बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। हम हैं चैप्टर 3 पे। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने स्किल 12 देखा था, जो कि पुराने एडिशन में स्किल 11 है और इस नए एडिशन में स्किल 12 है। इसमें हमने देखा था कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम में किस-किस तरह की फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होती हैं। हमने 3 बेसिक फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखी थी कि जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है एक प्रोग्राम में एग्ज़ीक्यूशन के दौरान, वो सीक्वेंशियल स्टाइल में चल सकता है, ब्रांचिंग, ये कंडीशनल, डिसीजन या सिलेक्शन स्टाइल में चल सकता है, या फिर रेपिटिशन भी आ सकती हैं। कुछ पोर्शन में आएँगी ऑब्वियसली, सारे में तो मतलब बहुत सी स्टेटमेंट स्ट्रेट होती हैं और कुछ में जो है वो लूप लगी होती है, कुछ में रेपिटिशन आती है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि ये वाले काम करने के लिए पाइथन में क्या कुछ मौजूद है। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स पे, सिंगल, डबल और मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स पे। अभी फ़िलहाल हम मूव करते हैं स्किल 13 की तरफ। ये हमारा पहले था लास्ट लेक्चर का स्किल 12, और अब ये नए एडिशन में ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है स्किल 13। स्किल 13 ये है कि हम बात कर लें रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। गुज़िश्ता चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। अब हम आ जाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं और बूलियन एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं। तो यहाँ वही ज़िक्र है, आपको पढ़ना चाहिए, स्क्रीन चाहे पास करनी पड़े या किताब से, कि हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 में कि प्लस का साइन, माइनस का साइन, स्टार का साइन, डबल स्टार का साइन पावर के लिए, और ये सिंगल स्लैश जो है ये डिवीजन के लिए, ये रियल डिवीजन के लिए है, और ये जो डबल स्लैश लगाएँगे इसका मतलब है ये इंटीजर डिवीजन होगी, आंसर इंटीजर में आएगा क्वोशंट में और कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आ जाएगा। और उसके बाद ये परसेंटेज का साइन था, परसेंटेज के लिए नहीं बल्कि पाइथन में ये है रिमाइंडर मालूम करने के लिए। यानी अगर हम लिखेंगे 13 और परसेंटेज 5, 13 परसेंटेज 5, यानी 13 को 5 से डिवाइड करें तो इसका जवाब आएगा 3। क्योंकि जब हम 13 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स 10 आ गया और 10 को 13 से माइनस किया तो 3 रिमाइंडर आ गया। तो ये बेसिकली रिमाइंडर ऑपरेटर है। और अगर हम 13 को इस तरह करते हैं 15 डबल स्लैश सॉरी 13 15 स्लैश 13 डबल स्लैश 5, तो इसका आंसर आएगा 2, क्योंकि क्वेश्चन 2 आ रहा है। और अगर हम ये सिंगल स्लैश करते हैं 13 सिंगल स्लैश 5, तो इसका आंसर आएगा 2.6। ये आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं अपने पास खुद एग्जीक्यूट करके। देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स, और ये कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होते हैं, आल्सो कॉल्ड एज कंपैरिजन ऑपरेटर्स। और ये 6 होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये 6 होते हैं पाइथन में। दीज रिलेशन ऑपरेटर्स आर ऑल बाइनरी ऑपरेटर्स, यानी हर ऑपरेटर को दो ऑपरेंड्स चाहिए। आर रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन एनी टू न्यूमेरिक वैल्यूज। द रिजल्ट ऑफ अ कंपैरिजन ऑपरेटर इज ईदर ट्रू और फॉल्स। अब आप नोट करें फ़ॉन्ट चेंज किया गया है। ये जो भी ये फ़ॉन्ट आएगा पूरे बुक में, इसका मकसद ये है कि यहाँ पे ये वाला वो हिस्सा है जो कोड में एज़ इट इज़ नज़र आएगा, कोडिंग में लिखा जाएगा या कोडिंग की आउटपुट में नज़र आएगा। इसी इसी फ़ॉन्ट के स्टाइल में या इससे मिलते-जुलते स्टाइल में। और जो बाकी वर्डिंग है वो वैसे डिस्कशन है। तो अब ये जो ट्रू और फॉल्स की बात है, तो ये 2 तरह की बूलियन वैल्यूज़ हो गई हैं। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज एंड द रिलेशनल ऑपरेटर यूज्ड, यानी वैल्यूज क्या हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन सा है, इसकी बुनियाद पर फैसला होगा कि आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी लिखा गया था कि ये बिटवीन न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, लेकिन पाइथन में उससे हटकर भी अलाउ है, नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज में भी ऑपरेटर इस्तेमाल हो सकते हैं। कैसे, वो हम मुनासिब मौके पे नोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द रिलेशनल एक्सप्रेशन, अगर आप ये लिखते हैं 7 ग्रेटर देन 15, अगर आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आंसर फॉल्स आएगा।
एंड द रिलेशनल ऑपरेटर्स 5 लेस देन 21 इवैल्यूएट्स टू ट्रू। इसमें नोट करें टी कैपिटल है ट्रू का और फॉल्स का एफ कैपिटल है। Table 3.1 further explains about the relational operators. An expression that involves some relational operator is called a relational expression. यानी वो expression जिसमें relational operator involve होगा, उसका नाम होगा relational expression. We can call that relational expression. A relational expression is in general बूलियन एक्सप्रेशन। वो एक बूलियन एक्सप्रेशन होता है, यानी वो ऐसा है कि द वन दैट इवैल्यूएट्स टू ईदर ट्रू और फॉल्स, यानी हर वो एक्सप्रेशन जिसका इवैल्यूएट हो के जो रिस्पॉन्स आए, रिजल्ट आए, आंसर आए, वो ट्रू या फॉल्स आए, तो उसे हम कहते हैं बूलियन बूलियन एक्सप्रेशन। तो हर रिलेशनल एक्सप्रेशन एक बूलियन एक्सप्रेशन ही होता है। विच आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पाइथन डाटा टाइप पूल, सॉरी बूल, यानी बूल नाम की जो डेटा टाइप है पाइथन में, उसकी 2 ही वैल्यूज़ हैं, ट्रू या फॉल्स। यानी बूलियन आंसर आए उसका, बूल टाइप की वैल्यू आए, ट्रू या फॉल्स। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, और रिलेशनल एक्सप्रेशन एक तरह का बूलियन एक्सप्रेशन ही होता है। अब आते हैं ऑपरेटर्स की जानिब। तो अगर मैं आसानी के लिए इसे मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। जी, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स लेस देन जो पाइथन में इस्तेमाल इस्तेमाल होंगे, पाइथन में उसकी सिंटैक्स ऐसा होगा जो पहले कॉलम में गिवन है। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, और ये जो मैथमेटिकल सिंबल इसके लिए ये इस्तेमाल होता है लेस देन और इक्वल टू का। इसके बाद ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, मैथमेटिक्स में ऐसे इस्तेमाल होता है ये। इक्वल इक्वल 2 बार लिखा है तो इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स वाली इक्वालिटी देखी जा रही है। क्योंकि अगर अकेला सिंबल लिखा हो इक्वल का पाइथन में, तो उसका मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी जो चीज़ राइट पे है वैल्यू बनेगी, वो असाइन की जाएगी उस वेरिएबल को जो कि इक्वल के निशान के लेफ्ट साइड पे लिखा है। लेकिन अगर आपने इक्वालिटी चेक करनी है कि 2 नंबर इक्वल हैं कि नहीं हैं, तो उसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल होगा वो इक्वल का निशान 2 बार आएगा। अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा ही होता है। और नॉट इक्वल टू चेक करने के लिए, यानी ये चीज़ जो मैथमेटिक्स में ऐसे लिखी जाती है, इसे चेक करने के लिए ये सिंबल आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन फॉलोड बाय इक्वालिटी साइन। ये इकट्ठा जब यूज़ होगा तो इससे मुराद दी जाएगी नॉट इक्वल टू। अब इसकी एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। पहला देखिए जी, ये 3 एग्ज़ाम्पल्स 3 डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये ऐसी एग्ज़ाम्पल हैं कि जब ये इवैल्यूएट होंगी तो आंसर ट्रू आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम फ़र्ज़ करते हैं 3 वेरिएबल्स हैं एक्स, वाई, ज़ेड, उनकी वैल्यूज़ हैं 7, 5 और 8। इस केस में जो आप करेंगे 7 लेस देन 19 आंसर आएगा ट्रू, एक्स लेस देन ज़ेड ट्रू, ज़ेड लेस देन एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई इवैल्यूएट होगा, एक्स 7 है, वाई 5 है, 12 आ गया, और एक्स प्लस वाई है, तो ये 7 प्लस 5 12 आ जाएगा, और ज़ेड 8 है, 8 लेस देन 12, तो ये चीज़ ट्रू आ गई है, ठीक है जी। इसके बाद है 85 ग्रेटर देन 32, इसका आंसर भी ट्रू आ जाएगा। अब हम इसकी एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं ग्रेटर देन की। एक्स ग्रेटर देन वाई चेक कर लें, एक्स इंटू एक्स ये आ जाएगा आपका 49 ग्रेटर देन 5, येस इट्स ट्रू, तो ये ट्रू आ जाएगा आपके पास। इस तरह से एक और एग्ज़ाम्पल है कि आपको गिवन है 7 लेस देन और इक्वल टू 19, यस ये लेस है। दोनों में से एक बात भी ट्रू हो जाए, इक्वालिटी वाली ट्रू हो जाए या लेस देन वाली, इसी ऑपरेटर को बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। इसे ऐसे ही लिखेंगे, और इसका स्टाइल जो है वो ऐसा ही होना चाहिए कि लेस देन का साइन पहले आएगा और इक्वल का साइन बाद में आएगा। अगर आप इक्वल का साइन लिखें बाद में लेस देन लिखें तो ये चीज़ एरर हो जाएगी। इसके बाद जी नेक्स्ट है, ये एक और एग्जांपल आ गई है। 2 ऑपरेंड्स हैं, ये पहला ऑपरेंड और ये दूसरा ऑपरेंड। पहला ऑपरेंड भी एक एक्सप्रेशन है, इसमें वाई और ज़ेड की वैल्यू यूज़ होके ये बन जाएगा 8, 5, 13 हो गया, और ये 6 प्लस 7 ये भी 13 हो गया। अब इसमें इक्वालिटी आ रही है, तो 13 इक्वल 13 है, तो ये भी ट्रू हो गया। इस तरह से ये फर्दर एग्जांपल है, आप खुद पढ़ सकते हैं। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एग्जांपल्स हैं। ये भी वो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे चीज़ ट्रू है। तो ग्रेटर देन या लेस देन का साइन इक्वल के लेफ्ट साइड पे आएगा जब हमने ये 2 ऑपरेटर्स बनाने हैं, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसी तरह से आगे चलें तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं।
इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन भी हो सकता है, राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एक्सप्रेशन का मकसद ये होता है कि जब वो इवैल्यूएट होगा, उसमें मौजूद वेरिएबल्स को वैल्यू मिलेंगी, ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, तो वो इवैल्यूएट होके एक सिंगल वैल्यू बनेगी, इसी चीज़ को एक्सप्रेशन कहते हैं। और इन तमाम एग्ज़ाम्पल में जो एक्सप्रेशंस यूज़ हो रहे हैं, ये बूलियन एक्सप्रेशन हैं और ये रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं। जी, तो अब इसे देखते हैं। अब यहाँ पे ये नॉट नॉट इक्वल का सिंबल यूज़ हो रहा है। तो इसमें ऑपरेंड एक में y है एक तरफ और एक में ये x है और दूसरा इसके बाद ये 5 ऑपरेंड है और 8 ऑपरेंड है, नॉट इक्वल टू ये भी ट्रू। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल इस कॉलम में ट्रू हैं। जबकि ये जो कॉलम मौजूद है इसमें आप देख सकते हैं 57 लेस देन 19 इसका आंसर जो है वो फ़ॉल्स आना चाहिए। z लेस देन y z है 8 और y है 5 तो इस केस में ये भी फ़ॉल्स आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट ये जो दो इसमें एक तरफ एक्सप्रेशन है x प्लस x सब 14 आ जाएगा और 8 लेस देन 14 8 ज़ेड जो है कितना आ गया आपके पास? ज़ेड आ गया आपके पास 8 और x प्लस x 14 तो 8 लेस देन 14 ये ट्रू होता है। 8 लेस देन 14 इसका आंसर तो ट्रू आ जाएगा। तो मेरा ख़्याल है इसको हम ऐसे चेंज कर लेते हैं। इसको हम उठा के इस तरफ ले जाते हैं। अब ये फ़ॉल्स होगा। अब अगर हम ये लेते हैं तो ये फ़ॉल्स होगा क्योंकि 14 लेस देन 8 नहीं ये फ़ॉल्स आ गया। तो इस तरह से ये 57 लेस देन 19 वाला हो गया। ये 3 एग्ज़ाम्पल ये फ़ॉल्स की हैं। आगे चलें जी। तो 18 ग्रेटर देन 32 फ़ॉल्स, y ग्रेटर देन x, y इज़ आवर यू सी दैट y 5 है, 5 ग्रेटर देन 7 फ़ॉल्स। इसी तरह से यहाँ भी x इंटू वाई करेंगे तो ये 35 आ जाएगा और z इंटू ज़ेड ये 64 आ जाएगा, ये भी फ़ॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी एग्ज़ाम्पल जो यहाँ मौजूद हैं, ये फ़ॉल्स वाली हैं। ज़ेड लेस दैन इक्वल टू एक्स, ज़ेड इज़ 8 लेस दैन इक्वल टू 7 ये भी जो है वो फ़ॉल्स आ जाएगा। वाई प्लस ज़ी इवैल्यूएट करें, वाई 5 है, ज़ी 8 है, 13 आ गया और यहाँ पे 7 प्लस 3 10 आता है। तो ये 13 10 के इक्वल भी नहीं है, लेस भी नहीं है, तो ये फ़ॉल्स हो गया। 15 ग्रेटर दैन 39 फ़ॉल्स। 6 ग्रेटर दैन x, x इज़ आवर 7 ये भी फ़ॉल्स हो गया। इसके बाद ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन में y प्लस z और x प्लस 12 ये भी चेक कर लें तो y z 13 आ गया और x प्लस 12 ये 19 आ गया। 13 ग्रेटर दैन इक्वल टू 19 फ़ॉल्स। तो ये सारी वो एग्ज़ाम्पल है फ़ॉल्स वाली। 1 इक्वल इक्वल 4 फ़ॉल्स, 15 इक्वल इक्वल y इज़ 5 सो y इंटू y इज़ 25 तो 15 इक्वल इक्वल 25 ऑब्वियसली फ़ॉल्स है ये। इसके बाद ये भी एक्सप्रेशन चेक करेंगे तो फ़ॉल्स आएगा। यहाँ पे भी फ़ॉल्स है। ये नेक्स्ट अब ये जो ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू 5 तो 5 इंटू 5 करेंगे 25 आ जाएगा। तो अब असल में ये इक्वल होता है, जबकि ये सिंबल क्या कह रहा है? 25 इज़ नॉट इक्वल 25 फ़ॉल्स क्योंकि 25 इज़ इक्वल 25 इसके बाद ये y और यहाँ आप नोट कर रहे हैं कि जब मैं थोड़ा गैप देता हूँ तो वो चूँकि वर्ड के ऑटो की वजह से वो कैपिटलाइज़ हो जाता है लेटर, जबकि ऊपर हमने वेरिएबल का नाम स्मॉल में लिखा है तो हमने नीचे भी इस्तेमाल में यूज़ करना है। अगरचे यहाँ पे एग्ज़ीक्यूशन नहीं हो रही जस्ट एक टेबल बना हुआ है, लेकिन आप इससे आइडिया ले सकते हैं। तो ये हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लिए जी। इसके बाद नोट करें तो आगे कुछ पॉइंट्स हैं। द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस देन द रिलेशनल ऑपरेटर्स। यानी इसका मकसद क्या है? अगर आप देखें अभी मेरे सामने ये इसी अगर हम इसी आखिरी कोई भी एग्जांपल उठा लें या कहीं से भी उठा लें, तो नोट करें कि ये इक्वल इक्वल बाद में चेक करना है, पहले एडिशन करनी है, माइनस करना है। जबकि वहीं यहाँ पर तो ये भी मौजूद है इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो यही क्यों पहले होगा? तो उसकी वजह ये है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस की जो प्रायोरिटी होती है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की जो प्रायोरिटी है, प्रेसिडेंस है, दैट इज़ हायर एज़ कंपेयर टू रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो पहले ये वाला काम होगा, बाद में ये वाला काम होगा। तो अब मुझे याद आया मैंने यहाँ स्पेसेस क्यों नहीं रखी थी। वो इसलिए नहीं रखी थी कि नोट करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को मैं स्पेस अगर ख़त्म करूँ, अब ये एक एक्सप्रेशन बना हुआ है।
तो सारा अब इसमें कोई गैप नहीं, कोई स्पेस नहीं है, स्टार्ट टू एंड एक जैसा है। अब यहाँ पे कैसे फैसला होगा कि पहले कौन-सा काम होना है? पहले एडिशन होनी है या लेस देन चेक होना है? तो जिसकी प्रायोरिटी हायर होगी पहले वो होगा। तो पहले प्रायोरिटी ज़्यादा है एक्स वाले की, तो इस केस में एक्स ही एडिशन है सॉरी। तो पहले एडिशन परफ़ॉर्म होगी, उसके बाद लेस देन चेक होगा। इस तरह से यहाँ भी पहले एडिशन परफ़ॉर्म होगी और बाद में लेस देन चेक होगा। जिसकी प्रायोरिटी हायर है, पहले वो वाला काम होगा। तो एडिशन की प्रायोरिटी बीइंग एन अरिथमेटिक ऑपरेटर ज़्यादा है, तो रिलेशनल ऑपरेटर के मुकाबले में वो पहले एग्ज़ीक्यूट किया जाएगा, पहले इवैल्यूएट किया जाएगा। इस तरह से ये हमने मुख्तलिफ रिलेशनल ऑपरेटर्स देखे, 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और बाज़ ये आखिरी दोनों को कहते हैं ये इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं, पहले 4 रिलेशनल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे सारे कंपैरिज़न ऑपरेटर्स हैं, सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स कहे जा सकते हैं, ये उनकी एग्ज़ाम्पल्स आ गई हैं। इसके बाद है राइटिंग दिस इक्वल लेस देन बजाय इसके लेस देन इक्वल लिखें तो ये एरर आ जाएगी। इस तरह से दूसरे दूसरे में भी पहले बात हो चुकी है और ये सिंटैक्स एरर होगी। नोटिंग नोट दैट द डिफरेंस बिटवीन द असाइनमेंट ऑपरेटर हाँ जी, इक्वल का निशान पहले बताया जा चुका है कि अगर अकेला आ रहा है ये निशान तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जबकि 2 बार आएगा तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर है। इक्वालिटी चेक करने के लिए है। और इसका रिज़ल्ट ट्रू या फ़ाल्स आएगा। अब हम एक छोटा-सा एक स्क्रिप्ट बना के जस्ट हमको चेक करना चाहते हैं, वही जो ऊपर बनाया हमने। x को 7 रख लिया, प्रिंट द वैल्यू ऑफ x इज़ 10 लिखा हमने जुमला वैसे ही, तो x इक्वल 10 कर दिया, x इक्वल 7 कर दिया। तो ये इसका जो रिस्पॉन्स आएगा, वो पहले वाला ये रिलेशन हमें देगा, क्योंकि x की वैल्यू 7 है तो ये इक्वल 10 ये फ़ाल्स आ जाएगा। x इज़ 10 को जब सामने फ़ाल्स लिखा आ जाएगा, x इज़ 7 उसके सामने लिखा ये x इक्वल 7 की वजह से ट्रू आ जाएगा। तो मकसद क्या है कि ये एक एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करके इसकी वैल्यू प्रिंट कराई जाए। यहाँ भी वही मकसद है कि एक और एक्सप्रेशन है, इसको इवैल्यूएट करवा के इसकी वैल्यू प्रिंट करवाई जाए। उसके बाद हमने क्या कर दिया x इक्वल 10 अब ये हमने असाइनमेंट के स्टाइल में लिख दिया है। नोट करें कि इससे x की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले हमने किया x इक्वल 7 तो x चेंज हो गया। कैसे? 7 की वैल्यू मिल गई जाके x को। जबकि यहाँ पर x इक्वल 10 किया, तो अभी भी x अगर 7 था तो 7 ही है, 10 उसे नहीं मिलेगा क्योंकि इक्वालिटी यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, बल्कि यहाँ तो एक कंपैरिज़न ऑपरेशन हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा फ़ाल्स। अब वो जो फ़ाल्स आएगा हमने कुछ नहीं किया, लेफ्ट साइड पे किसी को असाइन नहीं किया, कहीं प्रिंट नहीं किया, तो बस एक एक्टिविटी हुई खत्म हो गई। उसके बाद आगे चलेंगे तो x इज़ 10 के बाद जब लिख के जब हमने ये वाला काम किया x इक्वल 10 तो ये हमारा आ जाएगा, अगेन ये वैसे ही फ़ाल्स है, अगेन ये वैसे ही ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमने छोटी-सी एक एक्टिविटी की, एक और वेरिएबल y लिया, उसको हमने 12 से कंपेयर करना शुरू कर दिया। हम असाइन नहीं कर रहे 12 उसको, बल्कि y को 12 से कंपेयर कर रहे हैं, इक्वालिटी चेक हो रहा है। तो चूँकि y तो हमारे पास मौजूद ही नहीं मेमोरी में इस वक़्त, हमने काम ही नहीं y का नहीं किया, तो y इक्वल टू 12 वो काम ही नहीं, बल्कि क्या लिखा आएगा नेम एरर। क्या लिखी आएगी? y इज़ नॉट डिफाइंड। यानी आपसे वो सिस्टम कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं y क्या चीज़ है। पहले जब हमने काम किया x के लिए तो x इक्वल 10 में काम हो गया क्योंकि x की वैल्यू पहले से मौजूद थी 7 इक्वल 10 हुई यानी कंपैरिजन हुआ इक्वालिटी का फ़ाल्स जवाब आ गया। तो ये एक एक्टिविटी मुकम्मल हो गई। लेकिन इस वाले केस में y तो डिफाइंड ही नहीं है, तो लिहाज़ा नेम एरर आ जाएगी। नेम वाई इज़ नॉट डिफाइंड। नोट करें कि जो आप सिंटैक्स एरर या जो इस तरह की एरर्स आती हैं, ये आपने एज़ अ स्टूडेंट बड़ा केयरफुली नोट करना है। ये नहीं कि आंसर नहीं आया तो जी फ़ौरन हाथ-पाँव फूल गए कि ये पता नहीं क्या हो गया। फ़ौरन एरर पढ़ें, वो बताएगा कि फलाँ लाइन पे एरर नोट करें, ये बता रहा है कि लाइन नंबर 9 पे एरर है। तो आप देखें जाके लाइन नंबर 9 पे ही हमने y इक्वल 12 लिखा हुआ था। उसने लाइन नंबर भी बताई है और एरर की नोइयत भी बताई है। तो इसकी बताई हुई एरर अक्सर औक़ात ठीक होगी, वही एरर होगी जो ये बता रहा होगा। तो इस तरह से ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। आप यहाँ पे स्क्रीन पॉज़ करके इस सारे को पढ़ भी सकते हैं। यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल इन अ बूलियन एक्सप्रेशन यानी जहाँ हमने इक्वालिटी चेक करनी है, वहाँ हमने इक्वल 2 बार ही लिखना है। अगर आप 1 बार लिखेंगे, तो ये सिंटैक्स एरर हो सकता है ये। देयर आर मे बी अ सिंटैक्स एरर, नॉट ऑलवेज़ अ सिंटैक्स एरर, ये हो सकता है। देयर आर आल्सो अदर
टाइप्स ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। अभी हमने कहा था कि जो रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं, वो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि इनका आंसर भी ट्रू या फ़ाल्स आता है। इसके अलावा एक और तरह के एक्सप्रेशंस और उनसे रेलेवेंट ऑपरेटर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन कह लें आप उसे, और जो ऑपरेटर इन्वॉल्व है, वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। उनका भी जब ये आंसर आता है, वो ट्रू या फ़ाल्स आता है। तो बूलियन एक्सप्रेशन 2 तरह के हो गए। रिलेशनल एक्सप्रेशन भी बूलियन एक्सप्रेशन है और लॉजिकल एक्सप्रेशन भी बूलियन एक्सप्रेशंस हैं। ये वो हैं जब ये इवैल्यूएट होंगे तो फाइनल चीज़ जो आएगी, आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वो ट्रू या फॉल्स होगा। और ये स्किल 19 में डिस्कस किया गया होगा। तो इस तरह से आज हम अपने अपना स्किल नंबर 13 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा स्किल 14 है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।